सोशल प्रॉब्लम्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम बैकवर्ड कास्ट, क्लास एंड ट्राइब्स में ट्राइबल्स के डीलिस्टिंग का इशू डिस्कस कर रहे हैं। उसके पार्ट 1 में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे देश में आदिवासियों के अलग अलग समुदाय बने हैं और सबके अपने अपने मत हैं। एक समुदाय, एक ग्रुप ये चाहता है कि जो भी ट्राइब्स या जो भी ट्राइबमैन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अपना चुके हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से डीलिस्ट कर देना चाहिए ताकि उन्हें अफर्मेटिव एक्शंस का बेनिफिट ना मिले। यानी कि उन्हें जो भी आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल होने के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, वो ना मिले। आर्टिकल 16 के तहत जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, वो ना मिले। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो विधानसभाओं में और देश की संसद में उन्हें सीट्स का रिजर्वेशन मिल रहा है, वो ना मिले। एक ग्रुप ये चाह रहा है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो इस विचार को काउंटर कर रहा है, वो कह रहा है कि ट्राइबल स्टेटस अंडर द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट का बेसिस रिलीजन कभी था ही नहीं। डिस्टिंक्ट कस्टम, कल्चर, मैनर एंड बिहेवियर, डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स उसका बेसिस था और वो हम आज दिन तक फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिस माना ही नहीं गया है शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होने के लिए, उस चीज़ के बेसिस पर, यानी कि रिलीजन और रिलीजियस कन्वर्जन, उस चीज़ के बेसिस पर हमारी डीलिस्टिंग कैसे क्लेम की जा सकती है, हमें कैसे डीलिस्ट किया जा सकता है। हमने इसके पीछे दोनों जो भी मंच थे, दोनों जो भी गुट थे, उनका नाम, उनके विचार, अलग अलग तर्क, सब बहुत अच्छे से पिछले भाग में करा दिए। आज हम तकनीकी रूप में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, मौजूदा लेटेस्ट भारत सरकार की क्या एडमिशन है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्या माना है शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है ये बताएंगे, और संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने किस विचार को माना और सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स के बया क्या निकल करके आया, हम इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे MCQs, लार्जर डिबेट्स, ऐसे का पेपर, तमाम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के या इंटरव्यूज़ के, आप उनका आंसर बहुत खूबसूरती से कर पाएंगे इस टॉपिक को समझने के बाद। सबसे पहले हम जिस चीज़ को समझें वो ये है कि मौजूदा समय में लेटेस्ट, तो मैं आपको वो रेफरेंस भी एक एक बार दिखा दूंगा। वैसे मैंने कंटेंट लिख दिया है, लेकिन ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश हो उसके लिए ये आपको देखना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। हम लेक्चर में बेस्ट ऑफ द सोर्सेज को फॉलो करते हैं ताकि कंटेंट एकेडमिकली नर्चर हो, अफवाहें ना आ जाएं कंटेंट में। इसके लिए ये देखिए ध्यान से, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो सबमिशन रखी गई उसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट छापी है, ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये प्रेस रिलीज़ किस पर बेस्ड है, ये इन्फॉर्मेशन दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर श्री सुदर्शन भगत ने रिटन रिप्लाई दिया एक क्वेश्चन का राज्यसभा में। तो राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया गया, उस क्वेश्चन का रिटन रिप्लाई ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से आया राज्यसभा में। वो रिटर्न रिप्लाई क्या आया वो ये यहाँ पर छपा हुआ है। रिप्लाई में दो बातों पर चीज़ हुई, दो विषय पर बात हुई। पहला विषय ये था कि ट्राइबल स्टेटस किन्हें अकॉर्ड किया गया है, दूसरा प्रोविज़न था कि ट्राइबल लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर के जो लेटेस्ट मॉडलिटी फॉलो हो रही है वो क्या है। ये दोनों बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं, मैंने सोर्स यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, pib.gov.in। इट इज़ अ प्रेस रिलीज, इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स। स्टूडेंट्स को वैसे कहा भी जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में कि PIB को रेगुलरली फॉलो किया जाए, पर हम अपने सारे लेक्चर्स में डाल ही देते हैं PIB में जो भी आता है। हमारे लेक्चर टिल डेट अपडेट रहते हैं, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं वो रिसेंट सारी चीज़ों को समाहित करके ही चलता है, सीधी सी कहानी। सो उस बेसिस पे क्या लिखा है देखो, इशू ऑफ डीलिस्टिंग वी आर डिस्कसिंग, इट्स पार्ट 2 ऑफ दैट एंड द टॉपिक बिगिंस विद presently followed criteria for specification of a community as a scheduled tribe are। आज के समय में किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्पेसिफाई करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है वो ये है, और ये क्राइटेरिया लंबे समय से चला आ रहा है, ये क्राइटेरिया लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ पर जिस तरह के सिविल सर्विसेज में स्टेटमेंट वाइज MCQ आते हैं, उनमें से मैं एक स्टेटमेंट समझा देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है, वो ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं कि शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो क्लियरली आंसर इज नॉट एट ऑल। किसी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, जिंदगी भर भूलिएगा नहीं। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान में किसी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया मेंशन है? नहीं है। हमने समझ लिया। फिर कहाँ से आया ये समझते हैं। देश भर में अलग अलग चीज़ों से जो अंडरस्टैंडिंग बनी, उस अंडरस्टैंडिंग को जोड़ करके सबस्यूम करके एक क्राइटेरिया बना है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। कहाँ से वो अंडरस्टैंडिंग बनी? तो वो अंडरस्टैंडिंग्स बनी 1931 का जो सेंसस था। 1931 के सेंसस ने जो भी डेफिनेशंस यूज़ की किसी को ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए, उसका कंटेंट यूज़ हुआ। इसके अलावा 1955 में पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया, दैट इज़ काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन। इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई, उनसे जो क्लियर हुआ उसको इंक्लूड किया गया। तीसरा, लोकूर कमेटी बनाई गई। किस वजह से? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को रिवाइज करने के लिए लोकूर कमेटी बनाई गई। ये 1965 में लोकूर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई, उसके बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया। और लास्ट में चंदा कमेटी बनाई गई 1969 में। ये एक जॉइंट कमेटी थी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, उसको अमेंड करने के लिए जो बिल लाया गया था, उस बिल के तहत जो एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की, इसका नाम था चंदा कमेटी। ये 1969 में बनाई थी। इसने जो विचार रखे, सुझाव दिए, उसको भी यूज़ किया गया। तो 1931 का सेंसस, 1955 की काका कालेलकर कमीशन, 1965 का ये लोकूर कमेटी, 1969 की ये चंदा कमेटी, इन सब से जो अब तक हमारी समझ बनी है, उस समझ को इस्तेमाल करके हमने एक क्राइटेरिया तैयार किया है जो संविधान में नहीं है। इन सब से वो उपजा है, यहाँ से आ रहा है वो। तो वो क्राइटेरिया क्या है, आ जाओ समझ लेते हैं। सो प्रेजेंटली फॉलोड क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर: फर्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट। आप उसे शेड्यूल्ड ट्राइब मानेंगे जिसके लक्षण बहुत पुरातन हों, प्रिमिटिव हों, उसमें प्रिमिटिव ट्रेट्स होने जरूरी हैं। ओके, क्लियर ये बात? तो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ABCD आप करके आ जाए, अगर 1 2 3 4 5 इनमें से कौन से क्राइटेरिया के पॉइंट हैं, तो प्रिमिटिव ट्रेट याद रखना है। सेकंड, डिस्टिंक्टिव कल्चर। उनका कल्चर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही विलक्षण है उसमें, गुणों में, संस्कृति में, ये दिखना चाहिए। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव कल्चर। थर्ड, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। भौगोलिक रूप में वो आइसोलेटेड होने चाहिए बाकी, जैसे वो डीप जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों के अंदर रहते हैं, पठारों प्लेच्यूज़ में रहते हैं, इस तरह से दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, आप देखेंगे वो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं तो वो पहाड़ों पर रहते होंगे। अगर आसपास के शहरों में लोग रहते हैं तो वो डीप पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट में रहते होंगे। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उसके बस्तर के इलाके में डंडक अरण्य के जंगलों में रहते हैं। समझ रहे हो बात? तो जोग्राफिकल आइसोलेशन होना जरूरी है। चौथा, शाइनेस ऑफ कंटेंट विद द कम्युनिटी एट लार्ज। ज़्यादातर जो कम्युनिटी हैं उससे कांटेक्ट बनाने में वो शाय फील करें, मतलब झिझकें, बचे ना बनाना चाहें। शाइनेस ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा उनके साथ घुले मिले, हिले मिले, एकस्टम्ड से नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर शायद ना रह पाएँ, अदरवाइज़ फिर वो जोग्राफिकल आइसोलेशन का कोई मतलब ही ना रह जाए। तो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट मैटर करता है। एंड द लास्ट वन इज द बैकवर्डनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी ट्राइब्स की शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ले लो, वो ये तर्क दे रहे हैं कि जो 5 क्राइटेरिया हैं उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था बैकवर्डनेस, वो तो अब इनका रहा ही नहीं। ये दे आर नॉट एट ऑल बैकवर्ड नाउ। सेकेंड, वो ये कह रहे हैं कि ये अब इनमें कोई शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट तो रहा ही नहीं। दे आर कॉन्टेक्टिंग विद द लार्जर सोसाइटी विच इज फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी। तो इनमें तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। तो इस और इनका डिस्टिंक्ट कल्चर भी नहीं रहा, क्योंकि जो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अब, जैसे चर्च जाना या मस्जिदों में जाना, ये तो एक बहुत बड़ी आबादी की प्रैक्टिसेस हैं। ये तो बहुत बड़ी आबादी की प्रैक्टिसेस है, संडे प्रेयर्स अटेंड करना, ये सारी चीज़ें। तो वो लोग इन्हीं क्राइटेरिया को कोट करके तर्क दे रहे हैं। आई बात समझ में कि ये 5 क्राइटेरिया हैं, तो इनको हम आज की डेट में मानते हैं। संविधान में कहीं गिवन नहीं है, पर अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से ये इमर्ज हुए हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेड्स का प्रिमिटिव होना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्चर डिस्टिंक्ट होना।
रटने की बजाय अपनी भाषा में ऐसे समझो, ट्रेड्स का प्रिमिटिव होना। तैयारी में अपना बनाओ, इसे प्रिमिटिव ट्रेड मत रटो, इसे अपना बनाओ कि ट्रेड का प्रिमिटिव होना, कल्चर का डिस्टिंक्ट होना, ज़्यादातर आइसोलेटेड होना, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना, पीपल एट लार्ज से हाँ शाइनेस, शाय वाली बात है पहले, ज़्यादातर पीपल एट लार्ज से शाइनेस रखना, और पिछड़ापन, बैकवर्डनेस। हिंदी इंग्लिश शब्द की साथ में हिंदी बोलने की प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि फिर वो चीज़ आपकी अपनी बन जाती है। या पंजाबी बोल लो, जो भी मर्जी तुम्हारी, जो झंडा उठाना उठा लेना। ओके, सो दीज क्राइटेरियाज आर नॉट स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस criteria subsumes the definitions contained in the 1931 census. Second, the Kaka-Kalelkar Commission, that is the first backward classes commission 1955. Third, the Lokur Committee 1965, that is the committee on the revision of SC/ST list. And the fourth, the Chanda Committee 1969, that is the joint committee of parliament on the SC/ST orders amendment bill. यहाँ से आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसी जो रिटन रिप्लाई का जो पब्लिकेशन था उसी में बताया गया मोडेलिटीज। अब समझो, देखो आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। आर्टिकल 342 में है क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 के तहत शेड्यूल ट्राइब से एसोसिएटेड ऑर्डर इशू करने की ताकत है राष्ट्रपति को, और क्लॉज 2 में दिया गया है कि शेड्यूल ट्राइब से जुड़े फेरबदल करने की ताकत है पार्लियामेंट को। तो दो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं शेड्यूल ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में स्टेप्स लेने के लिए, एक राष्ट्रपति, एक संसद, दोनों हैं। ऐसे में जहां मैं ये बात करने जा रहा हूं वो मैं पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में करने जा रहा हूं। जब मैं आर्टिकल 342 क्लॉज 2 की बात करूंगा, पार्लियामेंट की ताकत किसी को ट्राइब इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना फ्रॉम द ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342(1), फ्रॉम द ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट, उसमें इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, उसको लेकर के इस समय में मॉडलिटी क्या फॉलो की जाती है, प्रेजेंट मॉडलिटी क्या है, वो मॉडलिटी की डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये लेटेस्ट मॉडलिटी फॉलो हो रही है। सपोज करो कि पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 342 क्लॉज 2 को फॉलो करके आप किसी स्टेट की ट्राइब का दर्जा देने जा रहे हैं। ये तो कर दिया पार्लियामेंट में, लेकिन इसके पहले के स्टेप्स क्या हैं सारे, मॉडलिटी क्या फॉलो करनी है, आ जाओ समझ लेते हैं। मॉडलिटीज फॉर डिसाइडिंग क्लेम्स फॉर इंक्लूजन इन, एक्सक्लूजन फ्रॉम एंड अदर मॉडिफिकेशंस इन ऑर्डर्स मने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 342(1). So modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in orders specifying list of scheduled tribes. जो orders scheduled tribe की list specify करते हैं उनमें अगर कुछ include करना है उसका claim है, अगर कुछ exclude करना है उसका claim है, या कोई और modification करनी है उसके लिए क्या modality follow होंगी। आओ वो modality समझें। Step 1, प्रपोजल्स टू बी रिकमेंड, जो कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए, कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए सबसे पहले प्रपोजल कहाँ से आएगा। स्टेप 1 क्या होगा, प्रपोजल्स टू बी रिकमेंडेड एंड जस्टिफाइड बाय द कंसर्न्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट। जहाँ पे मैंने स्टेट लिखा है ऑब्लिक डाल के यूटी भी लिख लेना। रीडिंग के दौरान आप स्टेट यूटी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यूटीज़ नहीं लिखा, यूनियन टेरिटरीज़ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके साथ ई नोट्स भी शेयर करूंगा ही, तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ लिखा हुआ है। मैंने रीडिंग को सिंप्लीफाई रखने के लिए यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, पर आप लोग जहाँ भी स्टेट लिखा है ऑब्लिक डाल करके यूटी लिख सकते हो, अभी इमेजिन करके ही चलना। तो मैंने लिखा है स्टेप 1 क्या है कि प्रपोजल्स टू बी रिकमेंडेड एंड जस्टिफाइड। प्रपोजल रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड, जिस स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कुछ इंक्लूड कराना है, कुछ एक्सक्लूड कराना है या कोई मॉडिफिकेशन कराना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले प्रपोजल इनिशिएट होगा। सेकंड, वो स्टेट गवर्नमेंट का वो प्रपोजल किन्हीं फैक्ट सब्सटेंस पर बेस्ड होगा, उन्हें वो जस्टिफाइड करता हो। दैट प्रपोजल शुड बी अ जस्टिफाइड प्रपोजल। सो प्रपोजल्स टू बी रिकमेंडेड एंड जस्टिफाइड बाय द कंसर्न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट, ये स्टेप 1। स्टेप 2, इट हैज़ टू बी दिस proposal has to be concurred by the रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हैं। आपके पास अगर कभी भी कोई एटलस है तो एटलस पे नीचे फाइनल सिग्नेचर किसके हैं,
वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, चलो उसकी भी एक भूमिका समझा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कॉन्कर करेगा, मतलब सहमति जताएगा, मतलब उसकी सहमति यहाँ लेनी जरूरी है, मतलब उस प्रपोजल में उसकी सहमति होनी जरूरी है। और रजिस्ट्रार जनरल के साथ साथ किसकी? दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 338 के तहत एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्रिएट किया गया है। बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट एंड ट्राइब्स के लेक्चर्स में हमने आपको कराया है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों की इस प्रपोजल के साथ सहमति होनी जरूरी है। स्टेप 2 में ये हो गया। फिर स्टेप 3 की कहानी आएगी, दैट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में ये सारे सुझाव सब किसके पास गए होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और वो इसे कहाँ पुटअप करेगी? यूनियन कैबिनेट में, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसी का एक मंत्रालय। एसी बंद करो, एसी बंद करो, एसी रहने दो, एसी चलाओ यार, पंखा बंद करो, नींदें आ रही हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मैटर पुटअप हो गया। कहाँ पुटअप हो गया? कहाँ पुटअप हो गया? कैबिनेट में ना, यूनियन कैबिनेट ना। सो स्टेप 3 इज यूनियन कैबिनेट अप्रूवल फॉर कंसिडरेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, तो ये जो ऑर्डर है इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है, स्टेप 3 ये है कि ये जो स्टेप 1 में जो प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, स्टेप 2 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने उसे कॉन्कर कर दिया। तो स्टेप 3 है कि फिर यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए उसे, तब जाकर के वो सारी चीज़ कंसिडर की जाएगी कि लेजिस्लेशन को अमेंड करना है कि नहीं, मतलब ऑर्डर को अमेंड करना है कि नहीं। ये 3 स्टेप मॉडलिटी इस समय में देश में फॉलो हो रही है, जो सरकार ने स्वीकार किया है अपने रिटन ऑर्डर में पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, जो पीआईबी ने छापा है। ओके, तो पहला क्राइटेरिया समझा दिया हमने, ठीक है ईशा? पहला क्या था? क्राइटेरिया। चलेंगे, ट्राइब बनेंगे, फॉरेस्ट में भी जाएंगे, क्यों घबरा रही हो? अभी इधर आओ, उधर चलेगी चिंगाला, इधर कम। और दूसरा है मोडेलिटियां। तो कितनी सुंदर मोडेलिटी, जिस किसी राज्य को किसी ट्राइब को अपनी शेड्यूल ट्राइब में डलवाना है, प्रपोजल कौन रेकमेंड करेगा? वही रेकमेंड करेंगे, और वो अपने प्रपोजल को जस्टिफाई भी करेंगे। फिर प्रपोजल कहाँ चला जाएगा? सीधा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसका संबंध है सेंसस ऑफ इंडिया के साथ, तो सीधा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा तो शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उनके पास भी जाएगा। तो दोनों कॉन्कर करेंगे उस रिकमेंडेशन के साथ, तभी फीलिंग भी आएगी कि हाँ वो रिकमेंडेशन जस्टिफाइड रिकमेंडेशन थी। तीसरा, होना तो पार्लियामेंट के वाया ही है बॉस, तो फिर कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन कैबिनेट में पुटअप किया जाएगा मैटर, फिर यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी, और जब यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी तो यूनियन कैबिनेट का कोई ना कोई एक मंत्री संसद के अंदर जाएगा, और संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के ऑर्डर को इस प्रपोजल के मुताबिक अमेंड कर देंगे। लेजिस्लेशन अमेंडेड। दिस इज द मॉडलिटी यू नीड टू फॉलो। एकदम फ्रेमवर्क दिमाग में बना लो और इसको डिलीट कर देना, भूल जाने का, कुछ ऐसे याद नहीं रखने का, ज्यादा दिमाग में चेप चेप के नहीं चलना, समझना है लॉजिक से। क्यों? अभी इस लॉजिक को प्रूव कर देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर जब कोई कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाई की जाती है, वो स्टेट स्पेसिफिक होती है, मतलब वो उसी स्टेट स्पेसिफिक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो दूसरे स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब काउंट की जाए। सो इंडिया में स्टेट स्पेसिफिक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है। तो फिर जो स्टेट चाहता है कि उसकी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, तो प्रपोजल वही ना लेकर के आएगा, प्रपोजल वही ना लेकर के आएगा, तो वो लेकर के आएगा। तो ये गलती नहीं करना है। एक राज्य की, तो कई लोग आपसे पूछ सकते हैं, एक राज्य की शेड्यूल्ड ट्राइब क्या दूसरे राज्य की शेड्यूल्ड ट्राइब बाय डिफॉल्ट काउंट हो जाएगी? नहीं, वो उसी राज्य की शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि उसी राज्य के कॉन्टेक्स्ट में उसे शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट स्पेसिफिक डिक्लेयर होती है। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे राज्य ने भी उसे डिक्लेयर कराया हुआ है, तो एक ट्राइब 2-3 राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब चल रही है, तो तीनों ने उसे डिक्लेयर करवाया होगा। तो यहां पे लाइन आई है, द डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब is associated with a specific state. It is not so
with the other state because it is a state specific procedure. Is that clear? यही है MCQs जिनका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, छोटे छोटे वीडियोस का दौर चल रहा है, फटाफट फ्रेम इधर से आता है उधर से आता है, शुक शक शुक। वैसे में मैं लगा हुआ हूँ, पहले लिखता हूँ फिर पढ़ के डंडा देखो भाई, डंडा लेके समझा रहा हूँ, फिर डंडे से समझाता हूँ, बात दिमाग में डालता हूँ, और मैं ऐसे चलूँगा आगे। अभी जब तक हूँ मैं इस फील्ड में ऐसे ही चलने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही चलूँगा। मुझे लगता है कि व्यक्ति का सशक्त और मजबूत होना ज़रूरी है। व्यक्ति की प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, ख़ास तौर एजुकेशन की फील्ड में लेकर के। एजुकेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो जाएगी, एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन कंटेंट का फ्रेमवर्क यहाँ जब तक अच्छा नहीं बनेगा वहाँ अच्छा बनने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये ज़रूरी एजुकेशन की फील्ड में स्पेसिफिक मैं ऐसा मानता हूँ। आपके भीतर रिलेशंस, कॉन्करेंसेस, कोरिलेशंस फ्लो होने चाहिए, आपके अंदर बात होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि राइटिंग के लिए बहुत कुछ आ जाएगा ज़िंदगी में, बहुत तेज़ी से आप बोलेंगे और चीज़ें लिखी जाएंगी, आप बोलेंगे और लिखी जाएंगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि एजुकेशन की फील्ड में आपका हाथों से लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक पृथ्वी है तब तक एजुकेशन सेल्फ प्रैक्टिस की जाती है, और ये उसकी प्रैक्टिस का पार्ट है कि हम उसको पहले बहुत सिंपल करके लिख रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ही लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन अभी जब मैं आपको उसका सोर्स पढ़ाऊंगा तो आपको फील होगा मैंने बहुत सरल करके लिख दिया उसको, बात एकदम ठिकाने बैठ गई। वर्ड्स की नॉलेज, सेंटेंस मेकिंग, पॉलिटी एज अ ब्रांच चल रही है और हम उसकी नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन डिस्कशन सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर हो रही है। सोशल प्रॉब्लम्स को हम कैसे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज से स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पान की दुकान की बात और एकेडमिक्स की बात में कितना फ़र्क होता है। आप कितने स्पेसिफिक चल रहे हैं वाया एकेडमिक्स। दूसरी तरफ आप एक सामाजिक समस्या पर बात कर रहे थे, किसी ट्राइब को लिस्ट या डीलिस्ट करने की, लेकिन अखबारों में छपे आधे अधूरे आर्टिकलों के बाद कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि यार एक्चुअली में ये तय कौन करता है कि कैसे बनेंगे, कैसे तय होता होगा, प्रोसीजर क्या फॉलो होता होगा। तो डीलिस्टिंग का तरीका तो तभी समझ आएगा। वो सारे जर्क आपके रिमूव कर रहे हैं हम ये बता करके, और ये अपने आप में भी MCQs हैं, तो हम वो भी फ्रेमवर्क बना रहे हैं दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हम सिंपली नहीं लिख रहे हैं कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने 1955 में कहा, हम मेंशन कर रहे हैं कि कमीशन वास काका कालेलकर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। हम कमेटियों के बराबर नाम लिख रहे हैं, वर्ष भी लिख रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस में भी आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल MCQs हम एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ रिक्वायर्ड। Whenever you are talking about any issue of your society, you need to decide कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ एक राजनीतिक मंच से भाषणबाजी के लिए कर रहे हैं फर्स्ट, या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उसे एकेडमिकली डिस्कस कर रहे हैं थर्ड, आप प्रशासनिक अधिकारी के बतौर समाज में समाधान प्रैक्टिकली देना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली समाज में समाधान देना है, इसलिए पहले हमने सोसाइटी के सारे व्यूज़ समझे पार्ट 1 में। राजनीतिक मंच प्लेटफॉर्म्स पे क्या चल रहा है हमने सुना, अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं हमने सुना, लोगों के कंसर्न्स जाने कि को क्या कह रहे हैं, वो लोगों में रोष किस बात का है, प्रॉब्लम किस बात की है। फिर अब हम हो गए प्योर एकेडमिक, अब हम टेक्निकलिटी समझ रहे हैं, फिर हम कंक्लूजन की ओर आएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। इसीलिए मैं लेक्चर भी देता हूँ, लेकिन लेक्चर देते देते प्रैक्टिस भी करवाता हूँ आपके दिमाग की कि इसको धारण कैसे करना है। मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिकनेस विद समय के साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी, और मुझे लगता है वो घातक होगा, नुकसानदायक होगा। मैं टेक्नोलॉजी का समर्थक हूँ, लेकिन मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि टेक्नोलॉजी को सर्व क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी यदि ह्यूमन कॉम्पिटेंस को कमज़ोर कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो वो ठीक नहीं है।
टेक्नोलॉजी और ह्यूमन जब भी खड़े हों, ह्यूमन का कॉम्पिटेंस ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोचें कि एक हाइड्रा मशीन और एक इंसान खड़ा हो, तो क्या इंसान हाइड्रा मशीन से ज़्यादा ताकतवर है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान वाक़ई ताकतवर है, क्योंकि हाइड्रा मशीन जहाँ लिमिटेड है, वो दूसरी मशीन मंगवाना जानता है, क्योंकि वो दूसरी भी उसने अपने दिमाग से ही तैयार करी है। इंसान हमेशा तकनीक से ताकतवर होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके? सो टेक्नोलॉजी एक टूल है आपकी मदद के लिए, आपको बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपको ओवरकम कर रही है, ओवर पावर कर रही है, आपको बदतर बना रही है, तो वो अच्छी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। समय कम रहता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से बनने वाली चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि कंटेंट, लाइक्स और शेयर ज़्यादा मैटर कर रहा है आज की डेट में। बट मेन एजेंडा लर्निंग प्लेटफॉर्म का, लर्निंग एजुकेशन का होना चाहिए कि जिन्हें कराया जा रहा है वो कितना का कंसर्न रख रहे हैं उस चीज़ से, वो सीख कितना रहे। ओके? तो इसलिए हम आपको ये समझाते हैं। तो मॉडलिटीज़ का फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में इस तरह से भर लीजिए। राज्य सरकारें प्रपोज़ल रखेंगी, क्योंकि बनता ही उनका रखना है, क्योंकि अपने राज्य के लोगों की प्रतिनिधि तो सरकार राज्य की करेगी, और कौन रखेगा? सो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकमेंड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द यूनियन। लेकिन बीच में कौन और आ जा रहा है? वो संस्थाएं जो तकनीकी रूप में इन कम्युनिटीज़ के लिए बनाई हैं, अब वो आ जाएंगी। एक संस्था जो डेटा, लोग और डेमोग्राफिक से डील करती है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का आना ज़रूरी बनता है। और दूसरी संस्था जो पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी से डील कर रही है। तो देखिए, सारे स्टेक होल्डर बड़े लॉजिकल हैं। राज्य की सरकार, क्योंकि राज्य की जनता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम आने वाले समय में योजनाएं देने वाले हैं, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट देने वाले हैं, तो डेमोग्राफिक्स, लोग, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। इसके आगे जब हम बात कर रहे हैं कमीशन की, तो वो कमीशन स्पेसिफिकली उस कम्युनिटी के लिए बना है। तो हमने हर तरह के इंस्टीट्यूशन को एंगेज किया, और फिर बात आई यूनियन गवर्नमेंट की, और वहाँ पर मैंने बताया ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इस मुद्दे को पुटअप करेगी, क्योंकि जवाब भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ही दिया है संसद में। वो इस मुद्दे को यूनियन कैबिनेट में पुटअप करेगी, वो इसे अप्रूव करेगी, और फिर संसद में जा कर के जो भी कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसे मॉडिफाई करना है, उसे अमेंड कर दिया जाएगा। इतनी सी कहानी है। दिस इज़ द मॉडलिटी। घर पे भी ऐसे पढ़ा करो, रटना नहीं पड़ेगा, और समय कितना सुंदर बीत जाता है पढ़ाई के साथ। लाइन्स कितने अच्छे से समझ आती हैं, लैंग्वेज कितनी सुंदर तैयार होती है। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? आपको माकूल बनाना, परिपक्व बनाना। यदि ये नहीं हो रहा है तो पढ़े हुए का बेनिफिट क्या है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला तो क्राइटेरिया सिस्टम देख लिया। यहां पर हमने क्राइटेरिया देखा, बिल्कुल लेटेस्ट। सेकंड, हमने मॉडलिटीज देख ली, जो आर्टिकल 342(2) के तहत पार्लियामेंट का जो प्रेरोगेटिव है बदलाव लाने का, उसके तहत। अब हम तीसरी चीज पर आते हैं, संविधान में क्या दिया है। तो देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब जो टर्म है उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र आर्टिकल 366 के तहत आ रहा है। कैसे आ रहा है समझिए। सो आर्टिकल 366 इज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाउ? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 366 defined scheduled tribes as such tribes as are deemed under article 342 to be scheduled tribes for the purpose of this constitution। आर्टिकल 366 उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब मान रहा है जिन ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है आर्टिकल 342 के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पर्पसेस के लिए। आर्टिकल 366 किन्हें मान रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब? उन ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब मान रहा है जिन ट्राइब्स को आर्टिकल 342 ने शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया है, माना है। किसके लिए? फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हमें शेड्यूल्ड ट्राइब को डील करना है, उस डीलिंग के लिए आर्टिकल 342 ने ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कराया है, और आर्टिकल 366 कह रहा है हमने उन्हें कोई शेड्यूल्ड ट्राइब मानना है जिन्हें आर्टिकल 342 ने शेड्यूल्ड ट्राइब माना है। आई बात समझ में? दिस इज द पर्पस ऑफ द आर्टिकल 366। अब आर्टिकल 342 क्या है? फिर आ जाओ उसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 342 दो लेवल पे काम करेगा। मैंने पहले ही पानी की तरह आपको क्लियर कर देता हूं, इसको सुनिए जरा। आर्टिकल 342(1), आर्टिकल 342(2). आर्टिकल 342 जब क्लॉज 1 है वो प्रेसिडेंट के लेवल पे डील करता है।